भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग भी इस चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी सेकेंड फेज़ की, और इसके लिए हमने जीएस का पेपर उठाया है। जीएस पेपर का मतलब जो 40 नंबर का पेपर है, उसके लिए हम लोग एससीईआरटी बेस्ड अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग पहले हिस्ट्री लिया है, और हिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन का मतलब कि इतिहास को अध्ययन के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। और इन तीनों कालों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है जर्मन इतिहास का क्रिस्टोफ सेलेरियस को। उसके बाद उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद होता है जब कोई उन्नत देश वो दूसरे देश पे कब्जा कर ले और उसका आर्थिक शोषण करे। तो भारत भी क्या था? भारत ब्रिटिश का एक उपनिवेशवाद हुआ करता था। इतिहास के कालक्रम से उसकी निरंतरता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घटनाएं जुड़ी हुई ही होती हैं। देखिए, पिछली बार एक लंग्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्या होता है, अगर हम इतिहास को कितने भी भागों में बांट लें, उससे इसके कार्यकलाप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 4 भागों में बांट लीजिए, 10 भागों में बांट लीजिए, ये तो निरंतर चलता ही रहता है और इसमें कुछ ना कुछ प्रयोग होते ही रहते हैं। इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? अब देखिए, उस इतिहास की जानकारी जो हम लोग छोटे होते हैं तो अपने दादा दादी से पहले की कहानियाँ सुन लेते हैं, लेकिन ऐतिहासिक घटनाएं बहुत प्राचीन हैं। कुछ घटनाएं तो हमें कहीं लिखित रूप में भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसी घटनाओं को हम धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों या विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्यों से प्राप्त कर पाते हैं। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि का जिक्र आपके एससीईआरटी में है। पांडुलिपि जो है वो प्राचीन समय में लिखी गई पुस्तकें हैं। इनको हाथ से लिखा गया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि पांडुलिपि क्यों कहा जाता है? तो पांडुलिपि का मतलब है कि इसको हाथ से लिखा गया है, इसलिए ये पांडुलिपि कही जाती है। चलिए अब आगे आते हैं। ये ताड़पत्रों या भोजपत्रों पे लिखी जाती है। तो ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि ताड़पत्र या भोजपत्रों पे लिखी गई जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनको क्या कहा जाता है? खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। दूसरा, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? पालीगंज स्थित है, भरतपुरा। पालीगंज के भरतपुरा में ये स्थित है। और इन दोनों लाइब्रेरियों का नाम इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो पांडुलिपियाँ हैं उनको सुरक्षित रखी गई हैं, क्योंकि ताड़पत्रों और भोजपत्रों पे लिखने की वजह से बहुत सारी जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से जो भी पांडुलिपियाँ हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। प्राचीनतम महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक जिनसे हमारी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी पता चलता है, उनकी कुछ मुख्य भाषाएं थी संस्कृत, प्राकृत, तमिल एवं कन्नड़। क्योंकि 5 आंसर्स का इन्होंने सेटअप लगाया था पिछली बार, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए और वो फैक्ट से क्लियर होंगी। अगर इस तरह की भाषाएँ आ जाएँ और पूछ लिया जाए तो आपको ये 4 भाषा याद रहेंगी, तो आपके लिए ईजी रहेगा। पुरातात्विक वस्तु किनको कहा जाता है? पुरातात्विक वस्तु किनको कहा जाता है? पुरातात्विक वस्तु उनको कहा जाता है जो खुदाई से मिलती हैं, ठीक है। जैसे इमारतों के अवशेष हो गए, औजार हो गए, हथियार हो गए, बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, मूर्तियां हैं, चित्र हैं और सिक्के इत्यादि, ये सारी चीज़ें हमें खुदाइयों से मिली हैं। आते हैं, एक पुरातत्वविद है जिन्होंने पटना के कुम्हरार नामक स्थान से चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले थे। यहाँ इस पर्टिकुलर फैक्ट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो पुरातत्वविद का नाम पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा, पटना की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ मिले हैं, ठीक है। तीसरा, सोने के बैलों के टुकड़े कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। और इन सबका उत्तर है, अगर पुरातत्वविद पूछता है तो डॉक्टर स्पूनर, अगर पुरातत्वविद पूछता है तो डॉक्टर स्पूनर, जगह पूछता है तो पटना के कुम्हरार, और क्या मिला था तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ और सोने के बैल के टुकड़े। और ये जिस जगह से मिले हैं वहाँ से मगध के साम्राज्य का हमें विस्तार रूप पता चलता है कि वो कितना बृहद था, उसी समय भव्य था। उसके बाद आते हैं, जैसे पहले हमें कोई चीज़ें मिलती हैं, प्राचीन चीज़ें मिलती हैं, सजीव वस्तुएं की बात कर रहे हैं हम, तो हम उसका आयु निर्धारण कैसे करते हैं? हमको कैसे पता चलता है कि ये जो चीज़ है वो इतनी पुरानी है, इतने समय पहले की है? तो इसका पता चलता है कार्बन 14 विधि से। और कार्बन 14 विधि
अगर डिटेल में जाने तो ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम उसको लेते रहते हैं, और जब हम मरते हैं तो वो हम उसके हिसाब से उसका हमारा ह्रास होता रहता है। और उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से ही C14 की प्रणाली यूज़ करके जो हमारे भौगोलिकविद हैं वो लोग उनके आयु का निर्धारण करते हैं। आते हैं तिथि निर्धारण पे। तिथि निर्धारण का मतलब कैलेंडर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले विक्रम संवत, शक संवत के आधार पर गणनाएं होती थी, और जो आज यूज़ हो रहा है उस कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। किस कैलेंडर के नाम से? ग्रेगोरियन कहिए, ईसाई कैलेंडर कहिए, जूलियन कैलेंडर कहिए, ये इनके अलग अलग नाम हैं। इनके द्वारा आज की गणनाएं होती हैं। और जो ये कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म से बेस्ड है। ईसा मसीह के जन्म से बेस्ड का मतलब है कि इस कैलेंडर को ईसा मसीह के जन्म के पहले और जन्म के बाद से ही डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ईसा मसीह का जो जन्म है उसको 0 वर्ष में जाना जाता है, ठीक है। और इस जन्म से पहले BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट किसको बोलते हैं? ईसा मसीह को। उनके जन्म से पहले की जो घटना है वो बिफोर क्राइस्ट, और AD यानी कि उनके जन्म के बाद। ए को आप अपने याद करने की सहूलियत से आफ्टर ले सकते हैं और उसको बिफोर ले सकते हैं, लेकिन AD जो है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो एनो डोमिनी होता है, ठीक है। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सॉरी। अब देखिए जो BC होता है वो उल्टी गिनती की तरह चलता है, यानी कि पीछे से आगे की तरफ चलता है। जैसे हमारे क्या थे, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जन्म का जो समय है वो ज़्यादा है और मृत्यु का समय है वो कम है, यानी कि उनके जन्म से 563 वर्ष पूर्व वो पैदा हुए थे और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद भौगोलिक विभाजन दिखाया भारत का, और 4 तरीके से इसको बांटा गया। आपको याद करने की सहूलियत से 2 बार उत्तर और 2 बार दक्षिण आप इसको बना सकते हैं। तो एक उत्तर का पर्वतीय, फिर उत्तर का मैदान, दक्षिण के पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र, जाहिर सी बात है पर्वत है तो हिमालय का जिक्र है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में तराई के जंगलों से हिमालय तक का क्षेत्र फैला हुआ है, और इसमें आपका कश्मीर आता है, सिक्किम आता है, ठीक है। उत्तर के मैदान, देश का सर्वाधिक, देखिए अब उत्तर के मैदान से एक और प्रश्न निकलता है कि देश का सर्वाधिक उपजाऊ जो क्षेत्र है वो कौन सा है। तो हमारे देश का जो उत्तर का मैदान है वो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती बहती है और इससे उपजाऊ क्षेत्र बनता है। फिर है दक्षिण का पठार, उसमें विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। पठार से पहाड़ियों को याद कर लीजिएगा, विंध्य और सतपुड़ा। उसके बाद नदी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान, अब यहाँ दक्षिण की गंगा गोदावरी, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की नदी के बहने से यहाँ भी उपजाऊ डेल्टा मिलते हैं। तो आपको भौगोलिक क्षेत्र किस तरह से याद करना है, 2 भाग उत्तर, 2 भाग दक्षिण। उत्तर का मैदान, उत्तर का पहाड़ी इलाका, दक्षिण का मैदान और सुदूर दक्षिण के पठार और सुदूर दक्षिण के मैदान। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा। देखिए जो विंध्य पर्वत है वो भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांट देती है। तो आप लोग याद रखेंगे जो विंध्य पर्वत है वो विभाजक रेखा है किसका, भारतीय उपमहाद्वीप का। विंध्य के दक्षिण में स्थित ब्रह्मगिरी स्थल पर कौन सी संस्कृति का उदय हुआ था। विंध्य के दक्षिण में एक ब्रह्मगिरी स्थान है, ठीक है। तो स्थान भी याद हो गया आपको, विंध्य के किस भाग में है वो भी याद हो जाएगा। विंध्य के दक्षिण भाग में एक स्थान है ब्रह्मगिरी, और वहाँ पे कुछ सालों पहले एक संस्कृति का उदय हुआ था। वो कौन सी संस्कृति थी, तो 3000 साल पहले लगभग वहाँ पे एक महापाषाणी संस्कृति का उदय हुआ था। और महापाषाणी संस्कृति क्या थी, महापाषाणी संस्कृति में ये होता है तो जो मृतक होते थे उनको दफनाया जाता था तो उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। उसके बाद आते हैं दर्रे। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पतले पतले संकरे रास्ते जो बन जाते हैं उनको हम दर्रे बोलते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो पर्वतीय इलाका था उसमें खैबर, बोलन और गोमल दर्रे बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा भारत का अफगानिस्तान और ईरान से संपर्क बनता था। उनसे द्वारा भारत का अफगानिस्तान और ईरान से संपर्क रहता था।
और सबसे पहले खेती भी आपको पता है ईरान से ही स्टार्ट होती है। और सबसे पहले लगभग 6000 ईसा पूर्व कहाँ और खेती और पशुपालन हुआ। ये भारत की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही थी? भारत की। तो भारत में सबसे पहले मेहरगढ़ में गेहूं और जौ का खेती मिली थी और वहाँ पे भेड़ बकरी गाय बैलों का पशुपालन भी हुआ था। उत्तर भारत में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत में गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और मगध साम्राज्य की विशालता के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले कोल्डिहवा और चौपानी मांडो में धान उगाया गया। ये 2 जगह आपको हमेशा याद रखनी है। कोल्डिहवा तो हम लोग पहले से तैयारी करते आए तो हम लोग को याद है, लेकिन चौपानी मांडो को भी हमें नहीं भूलना है। तो सबसे पहले धान की खेती कोल्डिहवा और चौपानी मांडो से प्राप्त की गई है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों के नाम है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, मिश्मी और नागा। देखिए ये भी बहुत इजी है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गारो, खासी, जयंतिया, मिश्मी और नागा। और सिर्फ यहाँ से 2 तरह के प्रश्न बन जाते हैं। एक तो आपको ये कि पहाड़ियों के नाम पता चल जाते हैं और दूसरे इन्हीं नाम से इनकी जनजातियाँ भी है। तो जनजातियों के नाम और पहाड़ियों के नाम दोनों आपको यहाँ से याद हो जाते हैं। अब देखिए भारत का नामकरण और इंडिया, ठीक है, यानी भारत और इंडिया का नामकरण कैसे हुआ है। तो इंडिया जो है वो संस्कृत के शब्द इंडस से मिला है, जिसे सिंधु कहा जाता है। और 2500 वर्ष पूर्व जब ईरानी और यूनानी लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस या इंडोस का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब के दूसरों को बहुत मदद मिलती है। तो आपका एक बटन प्रेस करना दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिए और अपना महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर करिए। तो इंडिया बना इंडस से, जिसे कहते हैं सिंधु, और ईरानी लोग जो आए तो सिंधु को उन्होंने हिंदोस या इंडोस कहा और यहाँ से इसका नाम क्या पड़ गया? इंडिया, ठीक है। फारसी में इसी को हिंद या हिंदुस्तान कहा जाता है। एक और चीज़ें हैं, जो हमारा वेद है, ऋग्वेद है, उसमें ये उल्लेखित है कि भरत नामक मानव समूह के नाम पर भी भारत का नाम पड़ा था। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। Thank you very much.